ऐसे ऐसे। अनि इच्छुक व्यक्तित्वहरूले पनि हाम्रो मुक्ति ढकाल सर पनि हाम्रो बिचमा धेरै दिनपछि हुनुहुन्छ। हामी अलिकति हाम्रो दुःखको घडी पनि छ, अहिले वेदनाको घडी पनि छ। सम्भवतः अस्तिको दिन उहाँ सालबारीको नजिकै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँको नाम नरबहादुर र उहाँले पनि पाउनु भएको छ। 80-81 वर्षको उमेरमा उहाँ बित्नुभयो। पोहोरको साल यसै दिन 10 सेप्टेम्बर 2022 कै दिन भारत नेपाल जनमैत्री सांस्कृतिक मंच कोलकाताले जयंती का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मैं अकादमी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। मुझे लग रहा है कि नेपाली महावाणिज्य दूत जो हमारे मुख्य अतिथि हैं ईश्वर राज पौडेल जी, संभवतः इस सभागार में नेपाल के किसी अधिकारी का इस तरह से इस किसी आयोजन में शामिल होना पहली बार हुआ है। उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करना चाहूँगा। और इस अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि साहित्य अकादमी नेपाली भाषा और साहित्य के संदर्भ में जब से नेपाली भाषा को मान्यता मिली है उसके बाद से ही लगातार काम करती रही है। प्रत्येक वर्ष तो 4 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, श्रेष्ठ लेखन के लिए, अनुवाद के लिए, बाल साहित्य के लिए और युवा लेखकों के लिए। इसके अलावा पुस्तकों का प्रकाशन हमने बड़ी संख्या में किया है। प्रमुख पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, आप नीचे देख सकते हैं, जिसमें नेपाली साहित्य के इतिहास से लेकर के नेपाली साहित्य के विभिन्न पक्षों पर जो हमने सेमिनार किए हैं उनके आलेखों का संग्रह, कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों के रचना संचयन, इसके अलावा महत्वपूर्ण रचनाकारों पर मोनोग्राफ, छोटी छोटी पुस्तिकाएं, वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अकादमी जो कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है, तो कार्यक्रमों के आयोजन में भी विभिन्न महत्वपूर्ण लेखकों के जन्मशती वार्षिकी का आयोजन अथवा नेपाली साहित्य के भाषा के विभिन्न पक्षों पर संगोष्ठी या रचना पाठ या लेखक से भेंट, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार होता रहा है। अभी पिछले सप्ताह मैं गोरुबाथान गया था। गोरुबाथान में हेमंत दास राय किरात पर केंद्रित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और वहीं पर जो है उनके ऊपर हमने एक छोटी सी पुस्तिका छापी है, टीबी चंद्रशोपा के द्वारा लिखित मोनोग्राफ, उसका लोकार्पण भी हुआ। तो इस तरह से अकादमी लगातार काम करती रही है। अभी जो मोतीराम भट्ट जी ने जो भानुभक्त पर काम किया है, तो भानुभक्त रामायण का सूर्य विक्रम ग्यावाली द्वारा जो संपादित संस्करण है उसका अकादमी ने संस्करण प्रकाशित किया है और बहुत ही सुंदर ढंग से उसकी प्रस्तुति की गई है। उसकी प्रतियां भी यहाँ उपलब्ध हैं।
उनके ऊपर केंद्रित द्वे जन्म शतवार्षिकी पर के अवसर पर हम लोगों ने एक हार्दिक नमस्कार गर्दछु। त्यसै गरी यहाँ मैले देखेको छु विभिन्न यहाँ कलकत्ताबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो आजको यस कार्यक्रममा मोतीराम युवा कवि, जसलाई हामीले युवा कवि भनेर नेपालले चिन्ने गर्छ, उहाँको सम्झनामा, उहाँको सम्मानमा आज आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा मलाई बोलाएर केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल कन्सुल जनरलको तर्फबाट, नेपालको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँहरूको प्रयासहरू चाहिँ असाध्यै सराहनीय छन्। डाक्टर देवेशले अघि भन्नुभयो, उहाँले यो जुन हल उपलब्ध गराएर अनि यो कार्यक्रमलाई सह आयोजकको हिसाबले उहाँले जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबै नेपालीहरूको तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मोतीराम युवा कवि भन्दै गर्दाखेरि उहाँले जुन योगदान नेपालको साहित्य र भाषाको विकासका लागि गर्नुभयो र एकदम छोटो अवधिमा केही त्यस्ता विश्वका उत्कृष्ट साहित्यकारहरू छन्, अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि हेर्नुभयो भने 30-32 वर्षको उमेरमा नै बितिसकेका तर अतुलनीय योगदान दिएका साहित्यकारहरू छन्। अङ्ग्रेजीमा पनि हामीले पढ्ने गर्थ्यौँ, अङ्ग्रेजी लिटरेचरमा। त्यसै गरी नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपाली भाषालाई उन्नयन गर्न, यसको विकास गर्नको लागि उहाँले गरेको योगदान चाहिँ अतुलनीय छ। त्यसैलाई हामीले सम्मान गर्दै आज उहाँलाई हाम्रा शिरहरू झुकाएर हामीले नमन गर्दछौँ। अब भन्दाखेरि के भनिन्छ भने उहाँका आफ्नै सृजना रचना कृतिहरू एकातिर छन्, अर्कोतिर भानुभक्तलाई ब्रान्डिङ गर्ने काम चाहिँ कसले गर्यो भन्दा मोतीरामले गर्नुभयो, युवा कविले भनेर हामीले सम्झिने गर्छौँ। भानुभक्तका रचनाहरू, कृतिहरू, काव्यहरू, सृजनाहरूलाई बाहिर लिएर आउने काममा उहाँको योगदान चाहिँ अतुलनीय रह्यो भनेर सँगसँगै दुईटा भूमिकालाई हामीले सम्झिने गर्छौँ जहाँसम्म लाग्छ। एकातिर, अर्कोतिर यसो भन्दै गर्दाखेरि नेपाली भाषालाई जसरी यसलाई भनिन्छ भाषाको भूगोल हुँदैन, यद्यपि हामी नेपाल, त्यसपछि भारतका विभिन्न भूमिहरू हुँदै म्यानमारसम्म, बर्मासम्म फैलिएका नेपाली भाषीहरू, त्यसपछि अहिले बिस्तारै बर्माबाट फेरि थाइल्यान्डतिर उहाँहरू जानुभएको छ। यहाँहरूले देख्नु भएको छ अहिले यो पटकको त्यो कविता होइन, कविता हो जस्तो लाग्छ, पोइट आइडलमा सिक्किमको कवयित्रीले आइडलको त्यो उपाधि चाहिँ उहाँले जित्नुभयो, सिक्किमको कवि। त्यसै गरी अहिले पछिल्लो पटक काठमाडौँमा भइरहेको एउटा एकदमै ठुलो इभेन्ट थियो, 1 करोड पुरस्कार राशिको। त्यसमा चाहिँ थाइल्यान्डमा बसिरहेको तर नेपाली भाषी र नेपाली भाषाको जगेर्ना गर्दै गरेको नानी, के खुसी कार्की कि त्यस्तै के छ होइन, उहाँ चाहिँ विजेता हुनुभयो। मैले भन्न खोजेको यो कसरी फैलिएको छ, यसको फैलावट भाषा भन्ने पाटो मात्रै यहाँहरूलाई राख्न खोजेको हुँ मैले। त्यसै गरी अब हाम्रो भाषाकै कुरा गर्दाखेरि हिन्दी, नेपाली यी दुईटै तपाईँको सिस्टर ल्याङ्ग्वेजेस जस्तो लाग्छ हामीलाई। यी दुईटैको मदर ल्याङ्ग्वेज के भन्दा संस्कृत, यसलाई सिस्टर ल्याङ्ग्वेज भन्न सक्छौँ हामीले। किन भन्दा लेख्दा पनि हामी उस्तै प्याटर्नमा लेख्छौँ। बङ्गालीमा लेख्न अलि मलाई अहिले पनि बाहिर हिँड्दै गर्दा बङ्गालीमा लेखिएका साइनबोर्डहरू, विभिन्न अक्षरहरू चाहिँ त्यो अक्षर फटकार्ने भन्छौँ कि हामी, फटकार्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ हामीलाई। अलिकति म अङ्ग्रेजीमा वा हिन्दीमा पनि यहाँ हाइलाइट गर्छु। बंगाली जो मीठा लगता है, ये तो बंगाली भाषा ने भी ऑलमोस्ट आई थिंक
more than 40-50% words are very similar. बांग्ला बोलने में बांग्ला इतना मीठा लगता है, वो गुड़ का संदेश मीठा है लैंग्वेज, मगर लिखने में थोड़ा स्क्रिप्ट वो दूसरा टाइप का है। हिंदी और नेपाली तो वही वैसे ही लिखते हैं हम। मैं जगन्नाथपुरी गया था उड़ीसा होते हुए, उधर का जो स्क्रिप्ट है सब गोल गोल है, सब गोल 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 स्क्रिप्ट राइटिंग पैटर्न गोल गोल टाइप का। ऐसे होते हुए जगन्नाथ जी का जो रूप है, स्वरूप है, वो भी गोल गोल है। वो भी मतलब what I have seen is that was little bit quite strange for me also. मलाई पनि नौलो लागेको अलिकति। गभर्मेन्ट अफ उड़ीसा दे हैव वेल खाते, मतलब प्रमोशन का थोड़ा नेपाली भाषाको कुरा गर्दाखेरि अब यसको यो छोटो समयमा बोल्दै गयो भने धेरै धेरै कुराहरू आउँछन्। मैले हिजो बेलुका मात्रै पढेको थिएँ, हिजो गुरुप्रसाद मैनाली साहित्यकार, उहाँका पनि असाध्यै मिठा रचनाहरू, लेखहरू, निबन्धहरू त्यस जीवनी सम्बन्धमा हाम्रो बिचमा एउटा पत्र राख्नुभयो। पुसे औँसीका दिन काठमाडौँको औँसीको टोलमा पिता दयाराम भट्ट अनि माता रिपुमर्दिनी देवी भट्टका सुपुत्रका रूपमा मोतीराम भट्टको जन्म भएको हो। माध्यमिककालीन साहित्यका विराट प्रतिभा मोतीरामले नेपाली साहित्य र पत्रकारिताका क्षेत्रमा बिर्सनै नसक्ने गुण लगाएका छन्। भक्तिधारामा सीमित प्राथमिक कालको साहित्य परम्परालाई भत्काउँदै माध्यमिककालीन सिंगारधाराको बीजारोपण गर्ने श्रेय मोतीराम भट्टलाई नै जान्छ। उनी सिंगारधाराका प्रवर्तक दुवै हुन्। त्यसैले सिङ्गो माध्यमिक काललाई मोती युग र सिंगार युग भनेर भनिने चलन छ। बाल्यकाल र शिक्षा। मोतीराम भट्टको जन्म काठमाडौँमा भए पनि यिनका वंशज भने गुमाउगढबाट बसाई सरी आएका थिए। पण्डित दयाराम भट्ट र रिपुमर्दिनी देवीका प्रथम सन्तान जन्मन साथ दिवंगत भएका थिए। त्यसैले माइला सुपुत्रको रूपमा मोतीरामको जन्म भएको थियो। मोतीरामलाई दीर्घजीवी उहाँसँग म पनि समर्थन। अब हामीले लेख्ने भनेको नेपाली साहित्य हो, अथवा हामीले अध्ययन गर्ने हाम्रो साहित्य भनेको चाहिँ नेपाली साहित्य विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, विभिन्न भाषामा हुन्छन्। तर नेपाली साहित्यको विषयमा नेपाली भाषामा बोलिएका शब्दहरू, तिनीहरूका कथन, उखान, टुक्का, गीत, सवाई, श्लोक, कविता, प्रार्थना, अभिनय र समयक्रममा सर्वसाधारणले बोलेको ठेट शब्द, वाक्यांश, मुहावराहरूलाई सङ्कलन एवं संयोजन गरेर तिनलाई सजाएर बुझ्ने गरी लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नु नै नेपाली साहित्यको स्वरूप हो। नेपाली भाषाको राम्रो बोध छ भने नेपाली साहित्य रचना गर्न सजिलै सकिन्छ। किनकि साहित्य रचनाको लागि चाहिने स्रोत सामग्री भनेको समाजभित्र रहेका हाम्रा दुःख, कष्ट, घर परिवारका समस्या, गरिबीपन, अरूले हामीमाथि गरेका थिचोमिचो, अवहेलना, अत्याचार, लडाईका अनुभव, जीवनका कठिन संघर्ष। सड़क पर दौड़ रहा है, कारों, बसों, ट्रकों के बीच, यह भी है पहचान की चादर। बीच सड़क पर दौड़ रहा है, कारों, बसों, ट्रकों के बीच, यह भी है पहचान की चादर। पागलपन का छुरा उस तरह काट रहा है हमको सबको, पागलपन की कोई हद है। तुर्की आज गई खिलाफत साथ तुम्हारे 100 सालों के बाद खलीफा, बुर्ज खलीफा, टीवी की तस्वीरें देखो, पागलपन की कोई हद है। गांधी ने जो पाठ पढ़ाया, पढ़ लो, वेद वाक्य की सांस टूटती, कहीं तथागत आंखें खोले देख रहे हैं,
आजादी की चादर पर धब्बे ही धब्बे, पागलपन की कोई हद है, बीच सड़क पर दौड़ रहा है, बंदूकों से हवा निकलती, सनसन सनसन, सदा अहिंसा ही जीतेगी, रथ पर चढ़ लो, भारत पढ़ लो, गांधी ने जो पाठ पढ़ाया, पढ़ लो, पागलपन की कोई हद है, बीच सड़क पर दौड़ रहा है। नमस्कार। विशेषण प्रदान किया जा रहा है, वहाँ पर जोरदार तालियां। सड़क पर दौड़ रहा है, कारों बसों ट्रकों के बीच, यह भी है पहचान की चादर। बीच सड़क पर दौड़ रहा है, कारों बसों ट्रकों के बीच, यह भी है पहचान की चादर, पागलपन का छुरा उस तरह काट रहा है हमको सबको, पागलपन की कोई हद है। तुर्की आज गई खिलाफत साथ तुम्हारे 100 सालों के बाद, खलीफा बुर्ज खलीफा, टीवी की तस्वीरें देखो, पागलपन की कोई हद है। गांधी ने जो पाठ पढ़ाया, पढ़ लो, वेद वाक्य की सांस टूटती, कहीं तथागत आंखें खोले देख रहे हैं, आजादी की चादर पर धब्बे ही धब्बे, पागलपन की कोई हद है, बीच सड़क पर दौड़ रहा है, बंदूकों से हवा निकलती, सनसन सनसन, सदा अहिंसा ही जीतेगी, रथ पर चढ़ लो, भारत पढ़ लो, गांधी ने जो पाठ पढ़ाया, पढ़ लो, पागलपन की कोई हद है, बीच सड़क पर दौड़ रहा है। नमस्कार। विशेषण प्रदान किया जा रहा है, वहाँ पर जोरदार तालियां। आँसु दिएर गइन्, हँसाउँदै आइन्, आँसु दिएर गइन्, काए रह्यो यतै, प्राण लिएर गइन् भन्ने गर्थिन्, अरूको हाँसो बन्नुपर्छ भन्ने गर्थिन्, अरूको हाँसो बन्नुपर्छ, हँसिलो रहने ओठ सिएर गइन्। सकेसम्म सहन्छु जति दुःख दिए पनि, सकेसम्म सहन्छु जति दुःख दिए पनि, दी नसुक्ने घाउ बिच्किएर गई। आफ्नै भन्थिन् हिजो आज पराई भइन्, आफ्नै भन्थिन् हिजो आज पराई भइन्, कंकाल बनाई खून पिएर गइन्, कंकाल बनाई खून पिएर गइन्। धन्यवाद। गइसक्नुभयो। हाम्रा अर्का विशिष्ट अतिथि एवं सह-आयोजक र हाम्रा साहित्य एकाडेमीका सेक्रेटरी आवाज सम्माननीय हाम्रा डाक्टर देवेन्द्र देवेजी र मञ्चमा उपस्थित सबै साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, भाइ बहिनीहरू, राम्रो राम्रो प्रतिभा लिएर आउनुभएका सबै साहित्यिक प्रेमी उपस्थित सबैलाई म भारत नेपाल जनमन्त्री सांस्कृतिक मञ्चको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन, साथै आउँदै गरेको यो तीज हरितालिकाको लागि पनि शुभकामना म दिन चाहन्छु। आजको यो मोतीराम भट्ट जयन्ती मनाउन हाम्रो लागि सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका साथीहरू, साहित्य एकाडेमीका सर डाक्टर सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।